उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए शनिवार को स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश हित एवं जनहित के कई विषयों पर सदन में दोनों दलों ने शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया है और 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र कार्रवाई 15 घंटे 42 मिनट तक चली है और इस दौरान सदन में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने समेत 10 विधेयक पारित किए गए हैं। सदन में 13.53 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। सत्र में आजादी के अमृत महोत्सव पर भी चर्चा हुई है। आपको बताते चलें कि राज्य की चौथी विधानसभा का यह अंतिम सत्र था। और ताजा अपडेट के लिए इस खबर पर एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी संवाददाता ज्योत्सना, जाहिर तौर पर 3 दिवसीय जो शीतकालीन सत्र था वो समाप्त हो चुका है। कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक थे जो इस सदन में पारित किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए 3 दिवसीय ये सत्र था और इस चौथी विधानसभा का इसे अंतिम सत्र कहा जा सकता है। और जिस तरीके से पहला दिन था जो सीडीएस जनरल रावत को समर्पित रहा, क्योंकि पक्ष विपक्ष ने तय किया कि सदन के माध्यम से जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पहले दिन यानी कि गुरुवार को केवल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ। आप जानते हैं कि जनरल रावत उत्तराखंड की माटी में पैदा हुए सपूत थे। भले ही पूरे देश में दुनिया में उनके लिए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हुए हों, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का एक अपना अलग उनसे लगाव था। इसी लगाव के कारण पक्ष विपक्ष एकमत होकर के उनको श्रद्धांजलि सदन के माध्यम से देना चाहता था। उसके बाद शुक्रवार से राज्य विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया। सरकार को कई मुद्दों पर जबरदस्त घेरेबंदी विपक्ष के द्वारा की गई, चाहे हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें। और कल तो जो सबसे बड़ा मसला था वो था खनन को लेकर के। मुख्यमंत्री के पीआरओ ने एक पत्र एसएसपी बागेश्वर को लिखा था जिसमें एक सीज वाहन को छोड़ने की उसमें निर्देश दिए गए थे। बाद में पता चला कि जो सीज वाहन था वो खनन का वाहन था। खनन में उसे ओवरलोडिंग के कारण सीज किया गया था। तो इसके बाद काफी बवाल हुआ, सदन के अंदर भी बाहर भी। मुख्यमंत्री ने अपने पीआरओ को सस्पेंड भी कर दिया है, जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा आ गया है। रही बात अगर सरकार के अचीवमेंट की, तो ये 20 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है अनुज की कोई भी सरकार दूसरी बार अनुपूरक बजट लाई है। आमतौर पर अनुपूरक बजट एक ही बार लाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में ये पहली बार हुआ कि 3 महीने के गैप में 2 बार अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। हालांकि बहुमत के आधार पर वो भी पास कर लिया गया है। और जो जिस पे सबकी निगाहें थी वो था देवस्थानम एक्ट, क्योंकि देवस्थानम एक्ट को सदन के माध्यम से ही कानून बनाया गया था, तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया भी सदन के माध्यम से होती है, उसको रिपील किया जाता है। तो कल उसे सदन ने वापस ले लिया, यानी कि देवस्थानम एक्ट पूरे ढंग से खत्म हो गया है। तीर्थ पुरोहितों की बड़ी जीत है। हालांकि विपक्ष ने कहा कि हमने तो सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया था, जब पेश हुआ था तब भी विरोध किया था। इस मसले पर भी उन्होंने सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि मंत्री विधायक वही हैं जिन्होंने ध्वनिमत से इसको पारित किया था और आज ध्वनिमत से वापस भी ले रहे हैं। तो ये बताइए कि इस बीच के 2 साल में कौन सी देशकाल परिस्थितियां बदली हैं कि आपकी ही सरकार है, लाती भी और वापस भी करती है, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई। कल जो और दिलचस्प रहा अनुज, वो था विशेषाधिकार हनन का मामला। कांग्रेस ने यह मामला उठाया कि सदन में श्रम मंत्री ने गलत आंकड़े पेश किए रोजगार को देने के लिए। इससे पहले 2020 में भी जो आंकड़े दिए गए थे और 2021 में जो आंकड़े दिए गए उनमें बहुत फर्क है और सरकार सदन में विपक्ष को गुमराह कर रही है। ये विशेषाधिकार हनन का मामला उठने पर जहां विपक्ष सरकार के प्रति बहुत एग्रेसिव था, वहीं सत्ता पक्ष के भी कई विधायक विशेषाधिकार हनन के मामले पर खड़े हो गए। सरकार की स्थिति बड़ी असहज हो गई। उसके बाद पीठ ने फैसला दिया कि विशेषाधिकार हनन के मामलों को लेकर एक समिति बनाई जाएगी और सारे प्रकरण वहां फॉरवर्ड किए जाएंगे। कुल मिला के कह सकते हैं कि पक्ष ने अपना काम करवाया, जो भी उसके पास विधायी एजेंडा था उसने वो बिजनेस पूरा करवाया। वही सत्ता पक्ष को घेरने में विपक्ष ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सदन के अंदर भी और सड़क में भी दोनों तरफ उसने सरकार की जबरदस्त घेरेबंदी की। और इसमें सबसे सुखद ये रहा कि भले ही सदन में तीखी नोकझोंक हुई हो, लेकिन फेयरवेल के लिए जो फोटो शूट हुआ उसमें सभी लोग मुस्कुराते हुए एक साथ थे। चाहे हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष की बात करें,
सभी लोगों ने इस सत्र के अंतिम दिन एक फोटो शूट भी करवाया, जो हमेशा उनके लिए यादगार रहेगा। और सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी कि अगली बार फिर हम सदन में आपस में मिले। जी जी जी, ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ। आइए सुनते हैं क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का। विधानसभा का सत्र हमारे यहाँ संपन्न हुआ। इसमें हमें अनुसूचित 30 प्रश्न मिले थे। तारांकित और अतारांकित मिला के 220 यानी 250 प्रश्न हमें अभी तक इस वाले सदन के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें अनुसूचित स्वीकार किए हमने 14, उत्तरित हुआ 1, तारांकित स्वीकार हुए 64, उत्तरित हुए 4, अतारांकित स्वीकार हुए 143, उत्तरित हुए 3, अस्वीकार और निरस्त किए गए 24, विचाराधीन रहे 6 और 40(2) के अंतर्गत स्वीकार की संख्या है 5, जिसमें उत्तरित हुआ 1। और इसके साथ साथ जो इन दिनों में हमारे यहाँ 9 तारीख को 2 घंटा 43 मिनट, 10 तारीख को लगभग 4 घंटा 33 मिनट और 11 तारीख लगभग हमारे यहाँ 8 घंटे और 26 मिनट हम लोग सदन में रहे, मतलब सदन चला। कुल मिला के 15 घंटे 42 मिनट हमने बहुत चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि हमने इसमें लगभग 10 विधेयक इसमें पारित हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेस के विधायक और नेताओं ने देहरादून में विधानसभा गेट के बाहर सांकेतिक धरना दिया है। हरीश रावत ने धामी सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। यही वजह है कि राज्य में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। खनन माफिया इस वक्त पूरी तरह से हावी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। हरीश रावत ने आगे कहा है कि गैरसैंण के विकास की बात कहने वाली बीजेपी सरकार ने 5 साल में विकास के नाम पर गैरसैंण की जनता को बरगलाने का काम किया। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी संवाददाता ज्योत्सना का। ज्योत्सना, किस आधार पर कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार ने खनन माफियाओं को संरक्षण दिया है? ऐसा कोई ताजा उदाहरण हाल फिलहाल में सामने आया है? विपक्ष पहले से इस बात को कहता रहा है कि इस दौरान खास तौर पर धामी सरकार की तरफ उनका ये इशारा था और ये अटैक था कि धामी सरकार बनने के बाद बहुत बड़ी संख्या में खनन के पट्टे जारी हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण खनन माफियाओं को है। इसके उदाहरण उन्होंने कई दिए कि किस तरीके से नदियों में अवैध खनन चल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल प्रकरण सदन से उठा और उसके बाद सदन से बाहर सड़क तक आ गया। कल ही गणेश गोदियाल, हरीश रावत पहले गैरसैंण गए, सिंबॉलिक उन्होंने वहां पर धरना दिया क्योंकि ये पहले से प्रस्तावित था। खास तौर पर गैरसैंण को लेकर के सरकार ने कोई भी काम किया। वर्तमान बीजेपी सरकार ने सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने मात्र का ही काम, तो ये कांग्रेस का आरोप है कि जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, निर्माण कार्य हुए हैं, तो केवल कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे। उसके बाद वहां एक भी ईंट नहीं रखी गई है। इसका विरोध करने वो कल गैरसैंण लौटते हुए कि विरोध करने का मुख्य आधार था, जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के पीआरओ के माध्यम से एक पत्र एसएसपी को भेजा गया और जब पता चला कि उस चीज वाहन खनन माफिया का है और खनन से जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। उपनेता करण महरा ने सदन में ये मुद्दा उठाया और उसके बाद हरीश रावत इस मसले को लेकर के सदन से बाहर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो बात हम पहले से ही कह रहे थे वो सच हो गई है, क्योंकि खनन माफिया को सरकार संरक्षण दे रही है। ये पत्र साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि सरकार की मिलीभगत है। तो ये सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं कि चुनाव सामने है, तो कोई भी ऐसा बहाना अगर मिल जाता है या मौका मिल जाता है तो विपक्ष इसमें कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और विपक्ष ने कल उसे काफी अच्छा कैश भी किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत ही एक्शन ले लिया था और अपने पीआरओ को हटा दिया था। उसके बाद अपर मुख्य सचिव के माध्यम से एक निर्देश और जारी कर दिया गया कि मुख्यमंत्री के पीआरओ या ओएसडी कोई भी सरकारी गैजेट पर कोई भी पत्र नहीं लिखेंगे। ये साफ तौर पर निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को कतई भी छोड़ने के मोड में नहीं है। अनुज जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।